टी बीम, टी और एल दोनों होता है, और एक होता है आपका आइसोलेटेड टी एंड एल बीम। और मैंने आपको बताया था कि मोनोलिथिक जो शब्द है आपका वहाँ यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे जब स्लैब और बीम की कास्टिंग जनरली हम क्या करते हैं एक साथ कर देते हैं कंक्रीटिंग, उसको ही जनरली हम क्या बोलते हैं, एक आकस्मिक बोलते हैं, उसको मोनोलिथिक बोला जाता है। चूँकि इसका शेप टी अक्षर के समान होता है, इस वजह से हम लोग जनरली इसको क्या बोलते हैं, टी बीम बोल देते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको फिगर भी बनाया था कुछ ऐसा कुछ ऐसा फिगर भी बनाया था, और आपको बताया था हमने कि बेसिकली जो आपका ये वाला पोर्शन होता है आपका, ये वाला, ये जो आप पोर्शन देख रहे हो ना ऊपर वाला, ये वाला पोर्शन, और ये जनरली क्या होता है आपका नीचे वाला पोर्शन, इन ये आपका वेब होता है या रिब कह सकते हैं, दोनों में से कुछ भी। और ये आपका जो होता है उसको फ्लैंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैंज बोलते हैं। ठीक है, इस चीज़ पर आप लोग क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा। और डेप्थ ऑफ फ्लैंज इसको मैंने बताया था, डीएफ बताया था, इसको मैंने बताया था बीडब्ल्यू बताया था, ये वाला पोर्शन। ठीक है, सारा कुछ हमने आपको बता दिया था, और ये बताया था कि क्या क्या इसके एडवांटेज हो सकते हैं। तो आज हम लोग जो भी इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो भी आज इसका एनालिसिस है उसको हम लोग करने वाले हैं। और हमने आपको फिगर के थ्रू सारा कुछ बता दिया था कि वास्तविक चौड़ाई क्या होता है, आपका इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको आज हमें बताना है। लेकिन मैंने आपको बताया था जो बीएफ होता है वो क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक, डीएफ क्या होता है, डीआर क्या होता है, सब हमने बताया था। आज जो हमको कैलकुलेट करना है एक्चुअली में, ठीक है, वो आपको कैलकुलेट करना है, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज। तो गाइज आज हम आपको एक न्यूज़ बताना चाहेंगे, जैसा कि बीटी बोर्ड की तरफ से आया हुआ है, जारी हुआ है कि जो आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, वो आपका ऑनलाइन होगा। ठीक है, ऑनलाइन होने की वजह से, और आपका पता है कि जो क्वेश्चन बनाए जाएंगे, ठीक है, आपको जो पता है जो क्वेश्चन बनाए जाएंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। ठीक है, कैसे होंगे? होंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे तो अब जो हम लोग इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ये हो जाता है बड़ा इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ से क्या होते हैं, आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपको जो बीएफ की वैल्यू है किसी भी मोनोलिथिक टी बीम के लिए क्या हो सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ से कैलकुलेट आसानी से कर सकते हो। तो जब आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू हो गया तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और वहाँ से क्वेश्चन राइज भी हो सकते हैं कि जब भी कोई आपका टी बीम होता है तो उस केस में आपका इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज कैसे निकालते हैं, जिसको हम जनरली बीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं तो आपको बस बहुत ज़्यादा डेरिवेशन पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आप बस इतना करो, जो छोटे-छोटे फार्मूले होते हैं, ठीक है, नोट्स ऐसे बनाओ, नोट्स ऐसे बनाना, जो आपके छोटे फार्मूले हैं या फिर छोटे-छोटे पॉइंट वाले हैं, उनको क्या करना है, अपने दिमाग में सेट करना है। ठीक है, जैसे मॉडुलर रेशियो का फार्मूला क्या हो सकता है, ठीक है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैसे निकालना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो कहीं न कहीं आपको इस टाइप से क्वेश्चन पढ़ना है, जैसे आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ना है, एमसीक्यू के हिसाब से पढ़ना है। अब आपको थ्योरी के हिसाब से नहीं पढ़ना है। ठीक है, मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से पढ़िए, ताकि आपका जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो आपका सही से सही हो सके। क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछेगा, इसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, जो बच्चा नहीं पढ़ा रहेगा तो क्या होगा, कन्फ्यूजन में उसको होगा ही होगा। इस वजह से अब थोड़ा-सा पढ़ने की आवश्यकता आपको पड़ गई है कि आप थोड़ा-सा मेहनत क्या करो, आसानी से और कर सको, थोड़ा और हार्ड वर्क कर सको। चलिए देखते हैं हम लोग, जब हम लोग इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज निकालते हैं, तो इसमें पहला केस आता है, आपका पहला केस आता है, मोनोलिथिक टी बीम, मोनोलिथिक टी बीम, मोनोलिथिक टी बीम। तो इसमें आपके 2 केस होते हैं, ठीक है, बीएफ निकालने के जो केस होते हैं, और इनमें जो मिनिमम होता है, ठीक है, इनमें जो मिनिमम होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, कंसीडर करते हैं। ठीक है, उसका करते हैं, कंसीडर करते हैं। चलिए, जैसे अगर हम बात करते हैं पहला, मोनोलिथिक टी बीम, मोनोलिथिक टी
बीम। मोनोलिथिक टी बीम में क्या है कि आपका जो हम लोग बी एफ निकालते हैं, ठीक है, आपका होता है एल नॉट अपॉन 6 प्लस बी डब्ल्यू प्लस 6 डी एफ, ठीक है। या फिर अथवा कह सकते हैं जो आपका बी एफ होगा वो आपका होगा L1 अपॉन 2 प्लस L2 अपॉन 2 प्लस बी डब्ल्यू। मैं आपको बताऊंगा कि एल नॉट क्या है, ठीक है, L1 क्या है। L1 ऑलरेडी हमने फिगर में बना के बता दिया था, क्लियर स्पैन है, ठीक है। लेकिन एल नॉट आगे हम लोग आपको बताएंगे कि एल नॉट क्या है। बी डब्ल्यू आपको पता ही है, विड्थ ऑफ वेव होता है। डी एफ आपको पता ही है, डेप्थ ऑफ फ्लैंज होता है। तो ये आपका उस केस में जब आपका बोलता है कि बीम मोनोलिथिक है और वो टी बीम है, ठीक है, मोनोलिथिक है और टी बीम है, तो इस केस में आपको जो भी दोनों में से मिनिमम वैल्यू होगा, ठीक है, इन दोनों में से जो आपका मिनिमम वैल्यू होगा उसको क्या करते हैं हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको रफ कर देते हैं। अगर ये बात करें मोनोलिथिक टी बीम, जैसा हमने आपको सेक्शन में बनाया था कि टी बीम कहाँ जनरेट होते हैं, कैसे दिखाई देते हैं और आपका एल बीम कैसे होते हैं। तो अगर बात करता है बी कंडीशन कि आपका मोनोलिथिक एल बीम की बात करता है, अगर मोनोलिथिक मोनोलिथिक एल बीम की बात करें, अगर एल बीम की बात करें अगर, ठीक है, एल बीम की बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम एक चीज़ ध्यान देने वाले हैं। जो आपका बी एफ होगा, ठीक है, होगा एल नॉट अपॉन 2 प्लस बी डब्ल्यू प्लस 3 डी एफ, ठीक है। या फिर जो बी एफ होगा आपका वो होगा L1/2 प्लस बी डब्ल्यू। इन दोनों में से एल के केस में याद रखिएगा, ये एल बीम के केस की बात हो रही है। जब इस केस में अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक चीज़ देखते हैं कि आपका, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे। ये बात चली थी कब, जब आपका कोई भी बीम मोनोलिथिक होगी तब, ठीक है, जो आपका बीम होगा वो क्या होगा, मोनोलिथिक होगा, तब की बात हो रही है। अच्छा अब बात करते हैं, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से फार्मूला पूछा जा सकता है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। इसमें नो डाउट कि ये फार्मूला नहीं पूछा सकता, एकदम बिल्कुल पूछा सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो यही सब बनाया जाता है, ठीक है, यही सब आपके क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है। बड़े बड़े डेरिवेशन नहीं पूछे जाते हैं, फिर छोटे जो फार्मूले होते हैं उस पर ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं आइसोलेटेड टी बीम की। अब बात करते हैं आइसोलेटेड आइसोलेटेड टी बीम की, ठीक है। आइसोलेटेड टी बीम की बात करें अगर, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो आपका बी एफ होगा, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपका जो बी एफ होगा वो होगा आपका एल नॉट अपॉन बी प्लस फोर प्लस प्लस बी डब्ल्यू। ये किस केस में, जब आपका आइसोलेटेड टी बीम है, या फिर अथवा अथवा हो सकता है बी एफ इक्वल टू बी। दो केस है बाबू, एक तो ये वाला आपका और ये आपका ऊपर वाला। इन दोनों में जो मिनिमम वैल्यू होगा उसको क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे, ठीक है, क्लियर। अब बात आती है आइसोलेटेड एल बीम का। अब बात करते हैं आइसोलेटेड एल बीम का। अब बात करते हैं हम लोग आइसोलेटेड एल बीम का, ठीक है, एल बीम का, ओके। तो आइसोलेटेड एल बीम के लिए जो आपका बी एफ की वैल्यू होगी, ठीक है, वो आपका होता है 0.5 एल नॉट अपॉन बी +4 प्लस बी डब्ल्यू। ये आगे है, यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए हमने इसको नीचे लिख दिया। ये आपका होता था आइसोलेटेड एल बीम के लिए। तो जहाँ पर आपको सब कुछ पता है कि L1 L2 क्या है, क्लियर स्पैन है, बी डब्ल्यू आपका विड्थ ऑफ वेव है, डी एफ आपका डेप्थ ऑफ फ्लैंज है, ठीक है। और आपका एक टर्म है आपका जो कि आपका है एल नॉट, ठीक है। एल नॉट आपका जो होता है लिखा यह है आपका, यह धरन के शून्य बंकन आघूर्ण, धरन के शून्य बंकन आघूर्ण मतलब बेंडिंग मोमेंट वाले
बिंदुओं के मध्य दूरी, बिंदुओं बिंदुओं के मध्य दूरी, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं अगर सिंपली सपोर्टेड बीम होगा, सिंपली सपोर्टेड अगर बीम है आपका कुछ ऐसा, तो जो इसका डायग्राम बनेगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा अगर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि जो आपका ये वाला पोर्शन है यहाँ से लगा करके यहाँ तक, यही दूरी क्या होता है आपका, यल नाट होता है। और यही यल नाट को जनरली कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर यल इफेक्टिव के नाम से कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, क्या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या है, कहीं ना कहीं इस पर कोई चेंजेस नहीं। अगर वही कंटिन्यूस बीम होता, ठीक है, अगर एक कंटिन्यूस बीम होता तो जैसे कुछ ऐसा होता, कंटिन्यूस बीम के केस में कुछ कैसा होता है, लोड आपका ऐसे ऐसे लगा होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो इसका स्ट्रक्चर बनता है कुछ ऐसा बनता है, ऐसे 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 ऐसे। तो ये जो दूरी यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो या फिर यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो, ये क्या होता है आपका जनरली यल नॉट होता है, ठीक है। ये वाला कंसिडर करना, ठीक है। जहाँ पे आपका शून्य पंकन आघूर्ण वाले बिंदुओं के बीच की जो जनरली दूरी होती है उसी को बोलते हैं यल नॉट बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। लेकिन इन केस बात करते हैं अगर कंटिन्यूअस बीम है, ठीक है, याद रखना, अगर कंटिन्यूअस बीम है तो जो आपका यल नॉट होता है वो जनरली क्या होता है 0.7 इंटू इफेक्टिव स्पैन के बराबर होता है, ठीक है। इफेक्टिव स्पैन के बराबर होता है। जो आपका यल नॉट होता है आपका होता है 0.7 टू इफेक्टिव स्पैन के बराबर होता है, क्लियर। ये चीज़ें कब होंगी, जब आपका बोलेगा कि दिस इज कंटिन्यूअस बीम, ठीक है, कंटिन्यूअस बीम। जब कंटिन्यूअस बीम बोलेगा तो वहाँ पे यल नॉट की वैल्यू आप चेंज कर दोगे। अगर आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है तो जो आपका यल नॉट होता है वही आपका यल इफेक्टिव कंसीडर कर लिया जाएगा, ठीक है। तो यल नॉट आपको समझ में, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर। और उसके बाद सबको पता है कि जो डेप्थ ऑफ फ्लैंज होता है वो आपका क्या होता है कि जो डेप्थ ऑफ फ्लैंज होता है वो स्लैब की कुल गहराई होती है या फिर कह सकते हो कुल मोटाई होती है। जैसे सपोज डेट हमने ये बनाया था फिगर, ये हमने फिगर बनाया था आपका इस तरह, इस तरह। तो जो हमने कंसीडर किया ना ये वाला पोर्शन, ये ए वाला, तो क्या है आपका, ये आपका डी एफ है। क्या है आपका, डी एफ, डेप्थ ऑफ फ्लैंज। क्या है आपका, डेप्थ ऑफ फ्लैंज, डेप्थ ऑफ फ्लैंज, क्लियर, डेप्थ ऑफ फ्लैंज, ठीक है, क्लियर, ओके। चलिए, ये आपका हो गया डी एफ, जो कि आपको पता है जो आपका ये फ्लैंज वाला पोर्शन होता है पूरा का पूरा जो स्लैब कह सकते हो साथ में, वो क्या है उसका गहराई हो जाती है, टोटल मोटाई कह सकते हो। उसके बाद से आपका आता है कि जो स्लैब के नीचे लटका हुआ भाग होता है उसको जनरल में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको जनरली बोलते हैं वेब बोलते हैं या फिर रिब बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, इसकी चौड़ाई हम इतना पर्याप्त रखते हैं कि इतना रखें जो आपका सरिया है, ठीक है, जो सरिया है आपका इसमें हम क्या कर सकें, इंसर्ट करा सकें, ठीक है। जो सरिया यूज हो रहा है उसमें हम क्या करते हैं, इंसर्ट करा सकें। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो रिब की चौड़ाई होनी चाहिए वो पर्याप्त होनी चाहिए। और इसी को हम लोग जनरली बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होता है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होता है उसको बोलते हैं बी डब्लू, ठीक है, क्या बोलते हैं, बी डब्लू, ठीक है, क्लियर, ओके। तो ये आपका हो गया क्या, विड्थ ऑफ रिब या फिर विड्थ ऑफ वेव, ओके, क्लियर। जैसा कि एक नोट है आपका, छोटा सा नोट है कि जो रिब की चौड़ाई होती है, रिब की चौड़ाई, ठीक है, रिब की चौड़ाई बीम की कुल गहराई का, बीम की कुल गहराई का 1/3 से 2/3 ली जा सकती है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लोग क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा, ये आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा,
उसके बाद से एक छोटा सा और नोट है, जो आपका टी बीम होता है, ठीक है, जो आपका डेप्थ ऑफ बीम होता है यानी कि डी कैपिटल, ठीक है, टी बीम में धरण खंड की गहराई मोटे तौर पर स्पैन बाई 10 से लेकर के स्पैन बाई 20 तक लेते हैं। स्पैन बाई 10 से लेकर के टू स्पैन बाई 20 तक क्या करते हैं, इसको कंसीडर करते हैं। इस चीज़ को आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है। या सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला अब आता है कि अगर टीवी में हम प्रबलन इस्पात देते हैं, जो मिनिमम टेंशन स्टील होता है उसका फार्मूला क्या होता है। उसका फार्मूला आपका होता है, इसका याद रखिएगा, 0.85 BW D अपान FY। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इसका क्वेश्चन एकदम 100% पूछे जाते हैं। अगर वही मिनिमम की बात होती है तब की बात है। अगर ये बात करता है मैक्सिमम, मैक्सिमम, तो जो आपका होता है वो आपका होता है जनरली 0.04 BWD, ठीक है, ठीक है, तो हो जाएगा क्या, 0.04 BWD हो जाएगा। क्लियर। अब बात आती है, ठीक है, अभी तक तो जो भी आपका था थ्योरी से रिलेटेड या फिर जो मेन फार्मूले थे छोटे छोटे उससे रिलेटेड था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा कि अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा कि आपका पेपर भी ऑब्जेक्टिव होगा, तो इफेक्टिव विड्थ यहाँ से, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज पूछा जा सकता है। एकदम श्योरली मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं BF के फार्मूले पे बेस्ड, ठीक है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इन केस आपको क्या करना पड़ेगा, BF की वैल्यू एल बीम का है या फिर टी बीम का है, दोनों केस में आइसोलेटेड और मोनोलिथिक का आप लोग इसको क्या करिएगा, रिमेंबर कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, जो इसके छोटे छोटे फार्मूले हैं आपके, जैसे लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस या फिर एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, इसको हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हुए आगे हम लोग फार्मूला जो किराए होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखते हैं, ठीक है, क्लियर, ओके। और आपको पता ही है, ठीक है, आपको पता ही है, जब आपका निकालते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो आपका लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का फार्मूला आपका सेम होता है, कोई डाउट नहीं। एक्सयू लिमिटिंग जो फार्मूला होता है आपका ये सेम होता है, 700 अपान, जैसा कि हम लोग सिंगली में पढ़े थे, 0.87 FY प्लस 1100 इंटू डी, ठीक है, इसको। या फिर हम दूसरा जब करते हैं, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जब निकालते हैं तो इसमें केस बनते हैं, ठीक है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जब निकालते हैं तो इसका क्या बनता है, केस बनता है। केस फर्स्ट होता है आपका इसमें, केस फर्स्ट जो होता है आपका, केस फर्स्ट आपका जो होता है वो होता है, इसमें दो केस बनते हैं जनरली। जो न्यूट्रल एक्सिस है उसको हम लोग जनरली क्या करते हैं, एक बार फ्लैंज से पास कराते हैं और एक बार क्या करते हैं, वेब से पास कराते हैं, ठीक है। तो जो पहला केस होता है आपका, केस फर्स्ट, व्हेन न्यूट्रल एक्सिस लाइज इन इन फ्लैंज, इन फ्लैंज, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपका जो फ्लैंज है उससे क्या होगा, न्यूट्रल एक्सिस पास हो रहा है। तो हम इसका एक फिगर अगर बनाएं, अगर, ठीक है, अगर हम इसका एक फिगर बनाएं ऐसा, तो अब ये सी बात है, इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, बोलते हैं आपका फ्लैंज, बोलते हैं ना, ठीक है, बिल्कुल बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं हम एक चीज़ देखना चाहेंगे, जो आपका न्यूट्रल एक्सिस होगा हमारी, हम इससे पास करा दिए, जब इससे पास कराएंगे तो कहीं ना कहीं ये दूरी आपका एक्सी होगा और ये आपका दूरी टोटल क्या था, आपका DF था। तो यहाँ से केस बनकर आता है आपका कि DF इज ग्रेटर देन
डी एफ इज ग्रेटर देन एक्स यू। पहला केस आपका जो आपका फ्लैंज में लाई करेगा न्यूट्रल एक्सिस, तो कहीं ना कहीं आपका एक कंडीशन बनता है, ठीक है। तो इसमें आपको जो स्ट्रेस डायग्राम बनता है जनरली कुछ ऐसा बनता है टी बीम का, इसको हम एक बार देख लेते हैं यहाँ से। जैसा कि आपका सिंगली का था एकदम सिंपली एकदम उसी तरह, ठीक है, जैसा आपने सिंगली पढ़ा था सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम सेक्शन में, सेम इसी तरह आपका होगा कि जो आपका सेक्शन बनेगा वो जनरली कुछ ऐसा ही बनेगा कि टी बीम यहाँ बनेगा, टी बीम, और इसी का हमने क्या किया यहाँ पे, जो स्ट्रेस डायग्राम बनाते हैं जनरली कुछ ऐसा बनाते हैं, पार्सली पैराबोलिक वाला कंडीशन, ठीक है, रेक्टेंगुलर वाला कंडीशन। तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना होता था, 0.456 होता है, 0.45 आप सीखे इसको लिख सकते हैं, नो डाउट, ओके। उसका वैसे टी टोटल था आपका 0.87 FY EST होता था, ओके। और ये जो टोटल कंप्रेसिव फोर्स होता था, ठीक है, ये तो टोटल टेंसाइल फोर्स हो गया, पर जो टोटल कंप्रेसिव फोर्स होता था वो 0.36 FCK भी एक्सी होता था। आपको पता है ऑलरेडी हमने डिराइव किया है, ठीक है, कहाँ से सी की वैल्यू इतना आया है। तो सेम मैंने उसी फार्मूले को क्या किया है यहाँ पे, बस खाली इसको डिराइव नहीं किया है, बट डायरेक्ट इसको हमने यहाँ पे कंसिडर किया है, क्योंकि ऑलरेडी इसको आप जानते हो, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि लीवर आर्म को पता था कि यहाँ से लगा करके, ठीक है, इस पॉइंट से लेकर के, इस पॉइंट से लेकर के यहाँ से लगा करके यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, इसको हम लोग जनरली बोल देते हैं लीवर आर्म। और इस लीवर आर्म की वैल्यू हमने आपको उसी समय बताया था कि D- 0.42 XU होता है, ठीक है, और ये सब आपको पता है। तो फॉर एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, फॉर एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, फॉर एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, इस केस में क्या करेंगे, अब इससे बताओ, यूनो जानते हो कि C बराबर क्या करते थे वहाँ पे, T करते थे। तो सम यहाँ पे आप क्या करेंगे, टोटल कंप्रेसिव फोर्स बराबर टोटल टेंसाइल फोर्स, चलिए भैया कर दीजिए। फिर जब करेंगे C बराबर T, जो टोटल कंप्रेसिव फोर्स आया था वो कितना आया था, 0.36 FCK B F XU इक्वल टू 0.87 FY EST। और यहाँ से आप ये XU निकाल लोगे तो XU बराबर हो जाएगा 0.87 FY EST अपान 0.36 FCK BF। ये फार्मूला आपको याद आ रहा होगा कि जब हम सिंगली पढ़ रहे थे तो सेम यही फार्मूला था, बस थोड़ा सा चेंजेस किया था, वहाँ पर हमने बी लिया था, विड्थ लिया था बीम का, यहाँ पे विड्थ ऑफ फ्लैंज लिया है, ठीक है, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज लिया, सॉरी इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज, इसको हम जनरली क्या बोलते थे, BF बोलते हैं। बस देखो फार्मूला सब कुछ है, लेकिन बस चेंजेस खाली कहाँ पे आया, जो आपका रिप्रेजेंट करने का तरीका था BF DF BW, वही सब यहाँ पे यूज हो रहा है। बाकी तो फार्मूला आपका क्या है, कहीं ना कहीं सेम आपका मिल रहा है, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना होगा तो आपको पता ही है C इंटू लीवर आर्म और T इंटू लीवर आर्म। इससे क्या कर सकते हैं हम लोग, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का भी फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा कि आपको पता है, ठीक है। लिस्ट आपका लीवर आर्म रखिए, टोटल कंप्रेसिव फोर्स है उसका रख दीजिए, बात हो जाएगा। अब बात करते हैं केस 2 का, ठीक है, सॉरी, अब बात करते हैं केस 2 का। केस 2 ये कहता है कि जब आपका न्यूट्रल एक्सिस जो है वो वेव फोर्स में लाई करे, जैसे अभी तक क्या था, ऐसा था, पहले यहाँ से लाई कर रहा था, अब हम लाई कराएंगे कहाँ से, वेव वाले पोर्शन से। न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे लाई करेगा, वेव पोर्शन से। ये दूरी आपका हो जाएगा XU और ये दूरी हो जाएगा आपका DF। तो यहाँ कंडीशन हो जाएगा XU इज ग्रेटर देन DF, XU इज ग्रेटर देन DF, बट मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ थोड़ा, यहाँ पे कंडीशन ये हो जाएगा, जैसे फिगर मैंने बनाया यहाँ पे, मैंने फिगर बनाया, तो फिगर में क्या है कि जो आपका न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है, यहाँ पे इसको हमने वेव से पास कराया, मैंने वेव से पास करा दिया न्यूट्रल एक्सिस। इस केस में आपको पता है ये DF था ही, नो डाउट। आपका एक्चुअल क्या हो गया, एक्चुअल न्यूट्रल XU बढ़ गया।
तो जब एक्स यू बढ़ गया तो ये कह सकते हैं कि एक्स यू इज ग्रेटर देन डी एफ, ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन डी एफ। क्लियर? अच्छा, अब इसमें क्या है कि इफ ये भी कंडीशन आता है, अगर आपका डी एफ जो है आपका कुछ ऐसा हो, ठीक है, 3/7 एक्स यू, अगर ये फुलफिल करता है कंडीशन, तब तो हम क्या करेंगे, इसका पूरा जो भी डायग्राम है, मतलब डायग्राम का मतलब नहीं, इसका एक्चुअल डेफिनेट न्यूट्रल एक्सिस जो बनता है उसको रखेंगे, देन आपको कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। लेकिन अगर ये केस यहाँ फॉलो नहीं हुआ, ये कंडीशन नहीं बन रहा है, तब हम फिर क्या करेंगे, केस नंबर 3 में जाएंगे। लेकिन अगर इस केस की बात करें तो इस केस में आपको जो जनरली फार्मूला बनता है आपका, ठीक है, जो आपको जनरली फार्मूला बनकर आता है वो आपका आता है एक्चुअल डेफिनेट न्यूट्रल एक्सिस का, एक्स यू का आता है 0.87 एफ वाई एस टी माइनस 0.45 एफ सी के बी एफ माइनस बी डब्ल्यू, और ये होता है डी एफ। ये आपका वन लाइनर था, ऊपर का ही पूरा हिस्सा भी, ये पूरा अंश का हिस्सा मैंने लिखा है, अपान इस टोटल का आपका हो जाएगा 0.36 एफ सी के बी डब्ल्यू। तो कहीं ना कहीं जो आपका यहाँ पे वैल्यू हो जाता है, ये आपका निकल कर आ जाता है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का, ठीक है, क्या निकल कर आता है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का, ये आपका फाइनल फार्मूला बन करके आ जाता है, इनकेस आप जब आपका वेव से पास हो रहा होता है तब। और इस केस में जो आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला बनता है वो आपका बनता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला बनता है वो होता है C1 इंटू लीवर आर्म L1 प्लस C2 गुणे लीवर आर्म L2, ठीक है। तो इन दोनों का क्या करना है, आपको यहाँ पे वैल्यू रख देना है, ठीक है। तो जिससे आपको जो फाइनली वैल्यू मिलेगा, जो आपका फाइनली मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला बनकर आता है आपका, वो आपका फार्मूला कुछ ऐसा बनता है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एम यू इक्वल टू हो जाएगा, एम यू इक्वल टू हो जाएगा 0.36 एफ सी के बी डब्ल्यू एक्स यू टी माइनस 0.42 एक्स यू, ये आपका हो जाएगा पहला, प्लस C2 इंटू लीवर आर्म 2 तो 0.45 एफ सी के बी एफ माइनस बी डब्ल्यू डी एफ इंटू डी माइनस डी एफ बाई 2। इस केस में है जब आपका, जस्ट हमने जो कंडीशन बताया था कि इफ टी एफ इज लेस देन 3/7 एक्स यू, इस चीज़ को आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर। केस आपका जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा केस थर्ड बनता है, अगर मान लीजिए यहाँ फुलफिल नहीं हो पाता है, ये आपका कंडीशन फेल कर गया, तब आपको करना पड़ेगा केस थर्ड में पलायन। क्या करना पड़ेगा, केस थर्ड में आपको करना पड़ेगा पलायन, क्योंकि ये बड़ा फार्मूला है, इस पर तो मतलब क्वेश्चन शायद ना बने, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे हैं, जैसे आपका एक्सू निकालने के लिए पूछ सकता है, तो आप उसको एक्सू फार्मूला एकदम याद रखिएगा, रेडी रखिएगा, ठीक है। अब जो आपका केस थर्ड है, केस थर्ड केस थर्ड आपका यही है, व्हेन एक्स यू इज ग्रेटर देन डी एफ, ये तो बनी रहा है कंडीशन नो डाउट, बट डी एफ इज ग्रेटर देन 3/7 एक्स यू, बट डी एफ इज ग्रेटर देन 3/7 एक्स यू, ठीक है, ये आपका कंडीशन बन जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग में क्या होता है, जो आपका फार्मूला बनता है एक्चुअल डेप्थ न्यूट्रल का, कुछ ऐसा बनता है, इसको देख लीजिए आप लोग, फार्मूला ही देख लीजिए डायरेक्ट इसका, ठीक है। जो इसका फार्मूला बनता है, जो इसका डायग्राम है आपका, उसके थ्रू ही, ठीक है, इसको दो पार्ट में अलग अलग करके हम क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, इसका जो डायग्राम बनाया जाएगा आपका स्ट्रेस डायग्राम, उसके थ्रू ही है, ठीक है। तो जो आपका एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से निकल कर आता है, वो जनरली आपका फार्मूला बनकर आता है एक्स यू बराबर 0.87 एफ वाई एस टी माइनस 0.45 एफ सी के बी एफ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा छोटा लिख दे रहा हूँ अभी, माइनस 0.45 एफ सी के बी एफ माइनस बी डब्ल्यू, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, वाई एफ अपान
0.36 FCK